ऊंचाई है वो 52 फुट की है और चौड़ाई 37 फुट की। आजकल पूरे घर निपट जाते हैं 37 फुट की चौड़ाई में। इस किले के बारे में बहुत सारी बातें प्रचलित हैं, बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं। सारी कहानियां सुनाऊंगी और जो सबसे इंटरेस्टिंग वाली है ना वो सबसे लास्ट में। तो उस जमाने की ईंटों के निशान हैं। सामने अगर आप देखें तो वहाँ पर भी कुछ ऐसे ही निशान जो है यहाँ पर मिल रहे हैं, जिसके ये निशानी है जिसके नीचे जो है लाखों करोड़ों अरबों का खजाना छुपा हुआ था। और भाई घुमक्कड़ों, कैसे हो आप सब? आज एक बार फिर से आपको घुमाने के लिए लेकर के आई हूँ हांसी के आसीगढ़ किले में, जिसको लोग पृथ्वीराज चौहान के किले के नाम से भी जानते हैं। इस किले के बारे में बहुत सारी बातें प्रचलित हैं, बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं। सारी कहानियां सुनाऊंगी और जो सबसे इंटरेस्टिंग वाली है ना वो सबसे लास्ट में। तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। शुरुआत करती हूँ इस किले को लेकर के। कहा जाता है कि अक्सर जब पहले राजा महाराजाओं के बड़े बड़े युद्ध हुआ करते थे ना, एक जगह से दूसरी जगह जब उन्हें जाना पड़ा करता था तो रास्ते में कुछ इतने ही बड़े किले वो बनवा दिया करते थे जहां उनकी जो सेनाएं हुआ करती थी उनको आराम करने का मौका मिल जाता, और उसके साथ साथ जो उनका राशन पानी है या उस समय जो उनके असले या जो भी वहां पर उसे उनको हथियारों की जो ज़रूरत हुआ करती होगी उसे वो एक बार फिर से इकट्ठा कर पाए। तो इस जगह के लिए वो जो है इतना खर्च लगा देते थे, वो भी उस जमाने में। और इस किले की ढेर सारी खूबियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी खूबी और सबसे पहली खूबी है ये दीवार, जो अब समय के साथ समय की मार झेल करके थोड़ी पुरानी हो चुकी है, लेकिन आज भी मजबूती के साथ खड़ी हुई है। कहते हैं इसकी जो ऊंचाई है वो 52 फुट की है और चौड़ाई 37 फुट की। आजकल पूरे घर निपट जाते हैं 37 फुट की चौड़ाई में, जितनी चौड़ी ये दीवार है। वैसे कहते हैं कि उस जमाने में इसकी मजबूती इतनी भयंकर हुआ करती थी कि बड़े से बड़ी तोप भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। खैर, ये तो इसकी किले की दीवार की बात हुई जो पहली खूबी है, और भी ढेर सारी खूबियां हैं। चलिए अंदर चल के आपको उन खूबियों के बारे में बता देती हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा, क्योंकि इस वीडियो के आखिर में जो है गजब की स्टोरी आप लोगों को बताने वाली हूँ। और ये बड़ा जो आलीशान सा आप देख रहे हैं ना, ये है इस दुर्ग का दरवाजा। अंदर जाने के लिए अक्सर जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये खिड़कियाँ ये बने हुए हैं। वैसे सरकार ने अपनी तरफ से जो है यहाँ इसे बड़ा अच्छे से रिकंस्ट्रक्ट करवा दिया है, मेंटेनेंस जो है इसकी करवा दी है। लेकिन उस जमाने में यहाँ ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस जमाने में यहाँ सैनिक रहते होंगे, द्वारपाल जिन्हें कहा जाता है, वो द्वारपाल यहाँ खड़े हुआ करते होंगे। फिलहाल आप तालाब देख रहे हैं ना, ये कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की रानियों का तालाब है, और जिसकी गहराई आप देख रहे हैं ना ये इतनी ही नहीं है, कहते हैं कि 80 फुट नीचे तक इसके अंदर पानी था। खैर, अगर रानियों का जिक्र छिड़ा है तो उनकी रानियों का जिक्र भी करूंगी। कहते हैं पृथ्वीराज चौहान की 13 रानियां थी, जिसमें से संयोगिता उनकी प्रिय हुआ करती थी। कहते हैं कि संयोगिता के पिता राजा जयचंद पृथ्वीराज चौहान से कड़वाहट रखते थे, नहीं चाहते थे कि उनकी और उनकी बेटी का जो है विवाह हो। दरअसल इसके बारे में भी कहानी प्रचलित है। कहा जाता है कि जब पृथ्वीराज चौहान अपने युद्ध जीत करके जब आते थे, या उनके किस्से कहानियां जब लोगों में फैलती थी, तो वो किस्से कहानियां कभी न कभी संयोगिता तक भी पहुंचे, और उन्होंने जो है उससे इतना वो मुग्ध हो गई कि उन्होंने मन ही मन पृथ्वीराज चौहान को अपना पति मान लिया। और जब इस बात का पता राजा जयचंद को चला तो उनसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, और उन्होंने अपनी बेटी संयोगिता का स्वयंवर रखने की अनाउंसमेंट कर दी, यानी कि घोषणा कर दी। और उसके बाद स्वयंवर के अंदर पूरे भारत देश से एक बड़ा राजा बुलाया गया, सिवाय पृथ्वीराज चौहान जी के। जी हाँ, और उसके बाद इतने में ही जो है राजा जयचंद का मन नहीं भरा। उन्होंने एक काम और किया पृथ्वीराज चौहान की बेइज्जती करने के लिए, कि जब वो स्वयंवर रखा गया उस दौरान उस स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान की खूब बेइज्जती करना चाहते थे, इसलिए उनकी एक लोहे की प्रतिमा बनाई और उसे अपने द्वारपाल की जगह पर खड़ा कर दिया। और इसके बाद शुरू हुआ स्वयंवर रानी संयोगिता का। मगर रानी संयोगिता खुद मुग्ध थी पृथ्वीराज चौहान को लेकर के, इसलिए उन्होंने इस पूरे स्वयंवर
सफर के दौरान जाकर के उस लोहे की प्रतिमा को अपनी वरमाला पहना दी, जो कि उनके पिता ने बेइज्जती के लिहाज से दरवाजे पर रखी थी। इस दौरान पृथ्वीराज चौहान भी वहां पहुंचे थे। कहते हैं कि अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए जो है पृथ्वीराज चौहान वहां पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि वरमाला जो है उन्हीं के लोहे के एक स्टैचू के अंदर जो है संयोगिता, रानी संयोगिता ने पहनाई है, तो वो अपनी रानी को वहां से लेकर के वापस आ गए और उस दिन से रानी संयोगिता उनकी प्रिय हो गई और उसी दिन से उनके बड़े दुश्मन हो गए राजा जयचंद। कहा यह जाता है कि जब मोहम्मद गौरी से उनका आखिरी युद्ध था तो उस युद्ध में भी राजा जयचंद ने खूब मदद की थी मोहम्मद गौरी की, खूब चालें चलने में जो है उनकी मदद की थी और वही चालों की वजह से आखिरी युद्ध पृथ्वीराज चौहान हार गए। और जैसे ही इस बारादरी के अंदर आप आते हैं तो देखते हैं कि बारादरी जो कि मौजूद है इन मोटे मोटे पिलर्स के ऊपर, जो कि बहुत भारी हैं, और हर 4 पिलर्स के बीच में मौजूद है एक गुंबद। कहा जाता है कि उस जमाने में यहाँ चावल, दाल, आटा, अनाज जो है अलग अलग यहाँ पर स्टोर किया जाता था। उसके अलावा उस समय जो बारूद वगैरह होते थे वो भी यहाँ स्टोर करके रखते थे। अलग अलग जो है यहाँ पर पार्टीशन किया गया था उस जमाने में, जो अब हट चुका है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि अंदाजा ऐसा लगाया जा सकता है कि हर गुंबद के नीचे जो है एक अलग चीज का भंडारण किया जाता होगा, अलग चीज की बोरियां जो है यहाँ पर रखी जाती होंगी, या कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक बात जिससे ना आप मना कर सकते हैं ना मैं मना कर सकती हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतरीन नमूना आज के हमारे हजारों कारीगर भी मिलकर जो है इतनी गजब की बिल्डिंग से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना ही प्लान कर पाते हैं और ना ही इतनी मजबूत चीजों को बना पाते हैं। उस जमाने में आप किसी भी किले को देखिए, दुर्ग को देखिए, गजब की कारीगरी। और ये देखिए गुंबदों से, पिलर से भरा पड़ा है। तकरीबन 100 से भी ज्यादा जो है ये पिलर्स यहाँ पर मौजूद हैं। और उसके बाद बारी आती है इन 2 मस्जिदों की। एक ही जगह पर 2 मस्जिदें हैं। ये सामने जो आप देख रहे हैं इसका नाम है जामा मस्जिद, उस समय से जामा मस्जिद कहा जाता था। और ये दूसरी तरफ आप देख रहे हैं मोती मस्जिद इसका नाम था। अब आप सोच रहे होंगे कि एक ही ठिकाने पर 2 मस्जिदें, ये क्या सीन है भाई? तो भाई ये जो जामा मस्जिद है ना, जो साइज में थोड़ी सी बड़ी दिखाई दे रही है, ये शाही लोगों के लिए थी, यानी कि भगवान भी जो है इन लोगों के लिए थोड़े से बड़े या थोड़े से महंगे हुआ करते होंगे, इसलिए जो है जामा मस्जिद यहाँ पर बनाई गई है शाही लोगों के लिए। और वो मोती मस्जिद है जो आम जनता उस समय की हुआ करती होगी, उन लोगों के लिए ये मोती मस्जिद यहाँ पर बनाई गई है। और उसके अलावा इधर आइए, इधर आकर के मैं आपको दिखाती हूँ कि ये सराय है, जिसका मतलब है कि यहाँ जो आने जाने वाले लोग होंगे, जो ये रास्ता है, इसी रास्ते से जो है लोग यहाँ से गुजरते होंगे, ये सामने रास्ते से यहीं से आते होंगे इस मस्जिद में सजदा करने के लिए। और जो लोग थक जाते होंगे या जिन्हें कुछ देर के लिए बैठना होगा, तो उन लोगों के लिए ये जगह है। आप थोड़ा सा पीछे हट करके दिखाइए, थोड़ा सा पीछे होकर के दिखाइए। ये उन लोगों के लिए जगह है जिन्हें आराम करना होगा, विश्राम करना होगा। और बिल्कुल इन लोगों की यहाँ जो स्तंभ हैं, कहा यह जाता है कि ये जो स्तंभ है ना, अग्रहा से, वाराणसी से जो है इन्हें लिया गया है। अशोक स्तंभ के कुछ नमूनों में से ये एक है और ये जो है यहाँ पर आज तक लगाए गए हैं। तो ये है सराय, जो लोगों के बैठने के लिए या थोड़ी बहुत देर रेस्ट करने के लिए जो है यहाँ पर बनाई गई होगी। और इसके अलावा चलिए थोड़ा और आगे चलती हूँ, और भी बहुत सारी जगह हैं खास वो भी आपको दिखा देती हूँ। और ये एक आप इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ देख रहे हैं, इसके अंदर आपको लेकर के चलती हूँ। या तो ये उस जमाने का मंदिर होगा या मस्जिद, कुछ ऐसा जो है यहाँ पर ये रहा होगा। आज भी जो है इसके अंदर लोहे की मोटी मोटी जो एक तरीके से दरवाजे की चौखटें जिन्हें हम कहते हैं ना, वो आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। बाकी और कोई साक्षात यहाँ पर ऐसा कोई हिसाब है नहीं। हाँ, लेकिन कलाकारी का एक और गजब नमूना, ये गजब का गुंबद यहाँ पर भी हूबहू देखने को मिलता है। और इसके ठीक सामने है, यहाँ मेरे सामने आप देख रहे हैं मामा भांजा की मजार, जो एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। चलिए वो भी आपको जो है मजार के अंदर जाकर के सुनवा देती हूँ। और इसी दुर्ग कहिए, किले कहिए, इसके अंदर जो है एक मजार है जिसे मामा भांजा की मजार कहा जाता है। वैसे एक नहीं, ये 2 मजारें हैं, लेकिन कहा जाता है कि एक ही महाराज की हैं। इसके पीछे कहानी क्या है, ये बाबा मेरे साथ बैठे हैं, इन्हीं से आपको पूछवा देती हूँ। बाबा ये बताइए कि ये जो मजारें हैं ये किसकी हैं? ये बाबा मीरा साहिब जी की मजार है। बाबा मीरा साहिब जी की। मुझे ये बताइए कि मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं देखा कि एक ही बाबा की मजारें एक ही साथ 2 जगह पे हों। इसके पीछे की कहानी क्या है? ये किसी जमींदार की भैंस खो गई थी। हाँ।
वो उनको सपना आया कि भाई तुम्हारी भैंसें वहाँ मिलेंगी। तो उन्होंने बताया, फिर बाद में आके उन्होंने ये मज़ार बनवा दी थी। उसको फिर दोबारा बाबा जी का आदेश हुआ कि यहाँ मेरी जगह नहीं है, वो इस साइड में बनाई जाए 2 कदम आगे करके। अच्छा। फिर उसने ये दोबारा तैयार ये बनवाई थी। अच्छा। इसलिए दोनों उसने ये भी नहीं तोड़ी और दोनों को एक साथ रखा। अच्छा। हाँ। और वैसे देने वाले ने इसका नाम मामा भांजा मंजार क्यों रखा? हाँ, ये मामा भांजे के नाम से फिर प्रसिद्ध होगी बाद में। ओके। हाँ। तो इसलिए जो है इसे हाँ। बना दिया गया। हाँ। तो भाई सुना आपने ये कहानी कि एक व्यक्ति जो है यहाँ पर आया अपनी भैंसों को तलाशते हुए, उसे बाद में सपना आया, सपने में मेरा साहेब बाबा जी आए और उन्होंने बताया कि तुम्हारी भैंसें जो हैं उस गाँव में मिलेंगी। और उसके बाद जब वहाँ मिली तो वाकई ही उसने आकर के यहाँ एक मंजार बनवाई। मंजार तो बनवा दी, मगर बाबा जी का फिर से आदेश आया कि मेरी जगह यहाँ से 2 कदम थोड़ा सा आगे है और दूसरी मंजार यहाँ पर बनाई गई, जिसके सामने जो है मेरा मेहरबान सत साहिब के नाम से यहाँ पर उनके बारे में लिखा भी गया है। आप उर्दू पढ़ना जानते हैं? नहीं पढ़ना जानते, क्योंकि ऊपर जो है कुछ लिखा हुआ है लेकिन उर्दू के अंदर लिखा हुआ है, वो शायद मैं आपको पढ़ करके नहीं बता पाऊँ। तो और इसकी कितनी मान्यता है, इस बात का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हर वीरवार वाले दिन यहाँ दूर दूर से लोग जो है अपनी आस्था को लेकर के यहाँ पहुँचते हैं। और इसकी तस्वीरें जो है आप हमारी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। तो ये पूरे इस किले के अंदर आप घूमेंगे ना तो आपको हर जगह ये मलबा जो है मिलेगा। ये उस जमाने की पुरानी ईंटें जो है आपको दिखाई देंगी, जिससे पता चलेगा कि किला जो है बहुत बड़ा हुआ करता होगा। और ये ईंटों की मजबूती क्या है, इन पत्थरों की मजबूती क्या है, आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि एक ईंट आज के जमाने की हो तो 1 मिनट में टूट जाए और इसे तोड़ने में पूरा जोर लगता है। और भाई ये देखिए कि ये काफी हद तक जो है यहाँ पर बनाए गए हैं। एक तरीके से ढेर सारे जो है ऐसे स्तंभ जो कहा जाता है कि भाई अशोक स्तंभ से लिए गए हैं, वाराणसी से या फिर अग्रोहा से जो है ये उठाए गए हैं। और ये पिलर जो हैं उसके समय के बाद यहाँ पर लाए गए हैं। और इसके ऊपर ये निशान देखिए आप, इसके ऊपर जो मैं आपको दिखा दूं कि ये निशान है, कहते हैं ये निशानियां हैं, इसके ये निशानी है जिसके नीचे जो है लाखों करोड़ों अरबों का खजाना छुपा हुआ था। और उसकी एक निशानी के तौर पर जो है इसे यहाँ यूं का यूं रखा गया था, ताकि निशानी जो है रहे कि खजाना कहाँ है। और इधर से देखिए बिल्कुल उसके ठीक नज़दीक मैं खड़ी हूँ, जहाँ पर पानी से कुछ मिट्टी कटने की फिलहाल यहाँ तस्वीरें आप देख रहे हैं। साफ साफ पता चलता है कि पानी से जो है ये कहीं ना कहीं इन जगहों पर कटाव हुआ है। और नीचे तक अगर आप देखेंगे कि नीचे तक उस जमाने की ईंटों के निशान हैं। सामने अगर आप देखें तो वहाँ पर भी कुछ ऐसे ही निशान जो है यहाँ पर मिल रहे हैं, जिससे साफ साफ पता चलता है कि हकीकत में जो किले की ऊंचाई है वो काफ़ी जो हकीकत में जो किले की बेस है ना वो काफ़ी नीचाई से है। लेकिन अब जो है ये किला काफ़ी ऊंचा हो चुका है। ऊंचा इसलिए हो चुका है क्योंकि बाकी सब दब चुका है, अब ये मिट्टी में तब्दील हो चुका है। लेकिन हकीकत में जहाँ हम घूमते हैं ना वो किला नहीं है, किले की छत है। सिर्फ कुछ एक निशान जो है अब बाकी हैं, अदरवाइज सब कुछ इस तरीके से मिट्टी के पहाड़ में अब तब्दील हो चुका है। और भाई अब बारी है उस आखिरी कहानी की जो शुरुआत से ही आपको बताने की कह रही थी। अंत में इसलिए क्योंकि ये कहानी है हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के अंत की, गजनी के सुल्तान मोहम्मद गौरी के अंत की। ऐसा सुनने में मिलता है कि यहाँ जो 20 बार युद्ध हुए जिनमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हार का स्वाद चखाया। हर बार पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को हराते और उसे हराने के बाद बंदी बना करके उसे छोड़ देते। लेकिन इस 21वीं बार कुछ अलग हुआ। रंजिशों के चलते, साजिशों के चलते पृथ्वीराज चौहान 21वां युद्ध हार बैठे। 21वीं बार हराने के बाद मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को अपने साथ अपने मुल्क गजनी में ले गए। वहां उनका धर्म बदलवाने के लिए उन पर ढेर सारी प्रताड़नाएं की गई, मगर पृथ्वीराज चौहान नहीं माने। यहाँ तक जुल्म किए गए कि पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें फोड़ दी गई, मगर फिर भी पृथ्वीराज चौहान नहीं माने। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान के कवि चंद बरदई जो है गजनी के पास गए। उन्होंने एक ऐसी कहानी मोहम्मद गौरी को सुनाई कि जो हमारे सम्राट हैं वो शब्द भेद बाण क्रिया में अव्वल हैं, उन जैसा ऐसा कोई नहीं कर सकता, आपको उनकी ये कला एक बार देखनी चाहिए। और मोहम्मद गौरी इस बात के लिए राजी हो गया। उसके बाद चंद बरदाई ने एक अलग ही चाल चली। उन्होंने हमारे हिंदू सम्राट के पास खड़े होकर के एक दोहा पढ़ा और जिसमें उन्होंने बताया कि कितनी दूर
मोहम्मद गोरी बैठा हुआ है। इस पहरे के थ्रू उन्होंने समझाया कि मोहम्मद गोरी उनसे कितनी दूर, किस दिशा में, कितनी ऊंचाई पर बैठा हुआ है। और फिर हमारे हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने बिना आंखों के इतना सटीक निशाना लगाया, एक तीर छोड़ा और उस तीर से मोहम्मद गोरी की मौत हो गई। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रबरदाई ने उसके बाद खुद को भी चाकू से घोंप दिया और साथ ही पृथ्वीराज चौहान को भी। ऐसा जो लिखा गया है वो चंद्रबरदाई के बेटे ने जो किताब लिखी है उसी के ये जो कुछ साक्ष्य हैं मैंने आपको पढ़कर के फिलहाल बता रही थी। ऐसा बहुत से सारी जगह इसे मान्यता दी भी गई है, तो बहुत सारी जगह इसे मान्यता नहीं भी दी गई। कुछ जगह कहा गया है कि अजमेर उन्हें लेकर के जाया गया था, जहां पर वो उसके सामने बैठ करके, मोहम्मद गोरी जो है पृथ्वीराज चौहान जी के सामने बैठ करके अपना राजकार्य किया करते थे। तो वहां पर पृथ्वीराज चौहान से वो बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने अपने एक गुप्तचर या एक सहायक से मोहम्मद गोरी की मौत करवा दी। ये ऐसी ढेर सारी कहानियां हैं। खैर, अब उस जमाने में जाकर के देख तो नहीं सकते हकीकत क्या है, लेकिन जो कहानियां हैं जो उस समय के लोगों ने लिखी हैं वो कुछ ऐसे ही हैं। खैर, ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें लिख करके ज़रूर बताइए और आगे भी ऐसे वीडियोज़ का सिलसिला